हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं कंपनी लेक्चर्स करा रही थी। जिससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, कंटेंट क्या होता है, शेयर प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा या फिर जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो क्या होगा। उसी में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो इसी चैप्टर का ही टॉपिक है, वो हो जाएगा स्थानापन्न प्रवर्ग, यानी कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी नहीं करती, उसके स्थान पर जो प्रवर्ग जारी करती है तो स्थानापन्न प्रवर्ग होता है। क्या है और उसका एक डिटेल में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं और ये किस तरह से जो मेन आपका प्रोस्पेक्टस होता है उससे डिफरेंट है, उससे भिन्न है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस प्रवर्ग को क्यों जारी किया जाता है या कब जारी किया जाता है। तो कभी कभी जो अंश पूंजी वाली कंपनी होती है वो वहां पर प्रोस्पेक्टस को जारी नहीं करना चाह रही है, जो प्रवर्ग है वो जारी नहीं करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में वो तब तक अपने अंशों को, अपने शेयर्स को आवंटित नहीं कर पाएगी जब तक कि वो उसके स्थान पर जो स्थानापन्न प्रवर्ग होता है वो जारी ना कर दे। जो प्रथम आवंटन करती, जो फर्स्ट शेयर अलॉट कर रही है, उससे कम से कम 3 दिन पहले उसको इस तरह का प्रवर्ग जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। इसमें क्या रहेगा कि जो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक होते हैं, उसके हस्ताक्षर होते हैं, या फिर अगर वो संचालक साहब नहीं है तो उनका कोई एजेंट है तो अभी करता है, उसके हस्ताक्षर, उसके सिग्नेचर होते हैं। और साथ ही जो इसकी विषय सामग्री है या इसमें क्या चीजें रहती हैं, वो जो आपका कंपनीज एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसमें वो सारी रिपोर्ट और सारी विषय सामग्री होनी चाहिए जो कि एक जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसमें होती है। ये नियम, अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि ये नियम जो होगा वो जो प्राइवेट कंपनी है उस पर लागू नहीं होता है। अगर वो कंपनी जो प्राइवेट है और वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा रही है तो वहां पर ये नियम उस पर भी लागू होने लगता है। अब ये देख लेते हैं कि जो स्थानापन्न प्रवर्ग है कि निर्गमन की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, कि किस तरह से निर्मित किया जाता है या किन अवस्थाओं में निर्मित किया जाता है। जब कोई अंश पूंजी वाली कंपनी जो है, जो एक पब्लिक कंपनी होगी, मेन अपना प्रवर्ग न जारी नहीं करना चाहती है तो वहां पर वो स्थानापन्न प्रवर्ग निर्मित कर सकती है। दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि कोई प्राइवेट कंपनी है और वो कन्वर्ट हो गई है अब पब्लिक कंपनी में, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं चाहती है कि जनता से, पब्लिक से पूंजी को इकट्ठा करे, किसी तरह जनता को आमंत्रित करे, इनवाइट करे अपने अंश लेने के लिए, तो वो भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए कहें या फिर एक जो प्रावधान है उसको पूरा करने के लिए तो क्या करती है, स्थानापन्न प्रवर्ग यानी कि मेन प्रवर्ग की जगह पर वो स्थानापन्न प्रवर्ग को जारी कर सकती है। तीसरी कंडीशन क्या रहती है कि जब कभी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया है जिन्हें जनता को प्रस्तावित करेगा, यानी कि जो आपके अभिगोपक होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, अगर कंपनी ने जो अपने सिक्योरिटीज हैं उन अंडरराइटर्स को सेल कर दी है या अंडरराइटर्स के उसमें दे दी है कि वो जनता को निर्मित करेंगे, तो वहां पर भी कंपनी क्या करती है, इसी तरह का प्रवर्ग जो स्थानापन्न प्रवर्ग होगा वो जारी कर सकती है। तो ये अवस्थाएं हो जाती हैं जिसमें जो स्थानापन्न प्रवर्ग है वो निर्मित किया जाता है, जारी किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसकी जो कंटेंट है, विषय सामग्री है वो क्या होगी। इसमें वही सारी चीजें, वही सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रहती हैं जो आपके मेन प्रोस्पेक्टस में रहेंगी, वही सारी चीजें इसमें भी रहती हैं जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 26 जो है उसके अनुसार बताई गई होंगी। फिर आता है कि स्थानापन्न प्रवर्ग के संबंध में क्या दंड की व्यवस्था करी गई है, कि अगर इस प्रवर्ग में, इस प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का कोई झूठा वर्णन किया गया है, कुछ गलत सूचनाएं दे रखी गई हैं, तो वहां पर तो इसके लिए वो प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी होगा जो कि निर्गमन के समय इस प्रवर्ग से संबंधित रहा होगा। और साथ ही 6 महीने से लेकर 10 वर्ष तक की उसको कारावास या फिर किसी तरह की कोई हानि होती है तो उस हानि को क्षतिपूर्ति के तौर पर उसको 3 गुना रकम जुर्माना या दंड के रूप में भी हो सकती है। तो ये हो गया कि क्या होता है स्थानापन्न प्रवर्ग, किन अवस्थाओं में जारी किया जाता है, उसकी कंटेंट, विषय सामग्री क्या रहती है, साथ ही उसके अगर संबंध में किस तरह की गलती होती है, कुछ मिथ्या वर्णन है, कुछ झूठ है या गलत इन्फॉर्मेशन है, तो क्या दंड की व्यवस्था रहेगी। अब ये देखते हैं कि जो प्रवर्ग है और स्थानापन्न प्रवर्ग है उसमें अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या रहता है। तो डिफरेंस का जो बेस है पहला हो जाता है निर्गमन, जब इशू किया जाता है तब। तो प्रवर्ग जो होगा, एक प्रवर्ग से आशय एक ऐसे प्रपत्र से होता है जिसमें कंपनी के संबंध में सारी सूचनाएं वर्णित होती हैं और एक ये परिपत्र या एक विज्ञापन की तरह है कि
कंपनी जनता को आमंत्रित कर इनवाइट कर रही है कि उनके अंशों को जो जनता है वो खरीदे, क्रय करे। तो एक आवेदन पत्र भी साथ में रहता है इसके, जिससे कि जनता जो अगर लेना चाह रही है तो वो अब एप्लीकेशन को फिल करके कंपनी के पास भेजेगी, तो कंपनी उसको अलॉट करती है शेयर्स को। तो ये प्रवरण जो होता है वो एक आमंत्रण पत्र की तरह होता है। और जो स्थानापन्न प्रवरण होता है, कोई एक अंश पूंजी वाली कंपनी है जो कि प्रवरण को, प्रोस्पेक्टस को जारी करना नहीं चाह रही है, तो वो अपनी प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज को तब तक आवंटित नहीं कर सकती है जब तक कि वो कम से कम उसके आवंटन के 3 दिन के अंदर जो आपका स्थानापन्न प्रवरण है वो दाखिल नहीं करती है, वो जमा नहीं करती है। उद्देश्य क्या होते हैं? तो जो प्रोस्पेक्टस होता है इसका उद्देश्य मेनली ये रहता है कि जनता को प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करना कि आए और वो कंपनी से रिलेटेड जो भी अंश पूंजी है या डिबेंचर्स है उसको परचेज करें। तो इसमें घोषित किया जाता है कि जो संचालक गण हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उस सबके लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जो स्थानापन्न प्रवरण होता है, तो जो एक पब्लिक कंपनी जो होती है अपने निजी साधनों से पूंजी एकत्रित करना चाहती है, यानी कि वो नहीं चाहती है कि आम जनता आए और उसकी पूंजी को खरीदे, अपने निजी साधनों से चाह रही है कि अपने आप में उसके पास इतनी कैपिटल है तो अपने बिजनेस को रन कर सकती है, इसलिए वो किसी को और को शेयर्स नहीं देना चाह रही है, तो वहां पर वो स्थानापन्न प्रवरण को जारी कर सकती है। फिर आता है विषय सामग्री कि क्या विषय सामग्री होती है। तो जो प्रवरण होता है इसमें जो कंटेंट रहेगा, क्या कंटेंट होता है, ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो अधिनियम, कंपनी अधिनियम है, उसकी धारा 26 में जो भी चीजें दे रखी हैं, जो भी रिपोर्ट साथ में अटैच होनी चाहिए, वो सारी चीजें हो जाती हैं जो उसकी कंटेंट होती है, विषय सामग्री होती है। और जो स्थानापन्न प्रवरण होता है तो वहां पर भी जो एक प्रवरण में सारी सूचनाएं दी जाती है वही स्थानापन्न प्रवरण में भी दी जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों की जो विषय सामग्री होगी, कंटेंट होगा, वो समान रहेगा। फिर आता है सामान्य एवं विशेष परिस्थितियां कि जो प्रवरण होता है उसके निर्बंध जो किया जाएगा वो सामान्य परिस्थितियों में होता है। सिंपल सी बात है, हम अपने चाह रहे हैं, हमारी कंपनी है, हम चाह रहे हैं जनता को आमंत्रित करना, एक पब्लिक कंपनी है, तो हमने प्रवरण को, प्रोस्पेक्टस को इशू किया, जारी किया। वो सामान्य सिचुएशंस हो जाती हैं। लेकिन जब कंपनी नहीं चाह रही कि जनता को आमंत्रित करे और इस सिचुएशन में उसने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया है, तब वो क्या करती है, स्थानापन्न प्रवरण को जारी कर रही, तो वो हो जाती है एक विशेष परिस्थितियां, यानी कि स्पेशल कंडीशन में स्थानापन्न प्रवरण को जारी किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अब देख लेते हैं कि अगर, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत सूचना है या मिथ्यावरण किया गया है प्रोस्पेक्टस में, तो क्या होता है वो और किस तरह से उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, आइए एक बार वो देख लेते हैं। ये असत्य एवं कपटपूर्ण विवरण का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ अनट्रू एंड फ्रॉडलेंस स्टेटमेंट। तो साधारण दशा में अगर बात करें हम असत्य कथन की या कपट की, तो ये एक काफी व्यापक शब्द है, काफी इसके अंदर बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें ये नहीं रहता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि कुछ चीजें गलत हैं और जानते हुए भी आप उस बातों को नहीं सामने वाले को बता रहे कि ये चीजें गलत हैं। जैसे कि कोई संचालक है, कोई डायरेक्टर है, उसके साइन होते हैं जो प्रोस्पेक्टस होता है उस पर, और वो जानता है कि कंपनी में किसी तरह का कोई प्रबंध है या कुछ गलत चीजें हो रही हैं, और वो जानते हुए भी जो भी प्रोस्पेक्टस उसको अपने सिग्नेचर कर देता है, तो वहां पर क्या है, तो एक तरह से यही माना जाएगा कि वो भी एक असत्य कथन का हिस्सा बन रहा है, उसका एक पार्ट ही बन रहा है। तो इस यहाँ पर अगर डिफिनेशन की इसकी हम बात करें तो किसी भी ऐसे कथन अथवा भूल से है जो जनता के मस्तिष्क पर वास्तविक तथ्यों के संबंध में एक असत्य प्रभाव डाल सकती है, या फिर किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छुपाव भी हो सकता है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, उसे भी हम असत्य कथन मानते हैं। और भी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें माना जाता है कि कुछ अनट्रू बताया गया है या कोई अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया है, कि जिस रूप और संदर्भ में वह कथन सम्मिलित किया हो या कथन भ्रम पैदा करता है। कोई बात या तथ्य जिसको इसलिए छोड़ दिया गया है कि भ्रम पैदा होगा, यानी कि क्लेरिफाई नहीं किया गया, कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया गया जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, एक सामान्य, एक सिंपल सी कंडीशंस होती हैं, दशाएं होती हैं जिसमें असत्य कथन माना जाएगा। इसके अलावा क्या रहता है, सुनहरे नियम के आधार पर, सुनहरा नियम, गोल्डन रूल क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्टस है उसका जो विषय सामग्री होती है उसको लिखते समय कुछ गोल्डन रूल्स है, उनका ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्या रहेंगे कि प्रत्येक विषय की सही से एवं उचित ढंग से लिखना चाहिए, कोई सूचना ऐसी नहीं लिखनी चाहिए जो असत्य हो और कोई प्रवर जनता को कंपनी में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करता हो, यानी कि इस तरह से ना लिखें हम
कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, और लेकिन उसको पढ़कर या उसको देखकर मोटिवेट होकर कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंशों को क्रय करे। ये हो जाता है गोल्डन रूल। न्यायाधीशों के निर्णय के आधार पर कि जो जजमेंट दिए गए हैं अभी तक की, जैसे कि बहुत से जो विवाद हुए हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा बहुत से विवाद इंक्लूड किए गए हैं, तो उसमें न्यायाधीशों ने भी जजमेंट दिए हैं कि प्रत्येक विषय सत्य होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी बात धोखे में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। कंपनी अधिनियम के आधार पर जो कंपनीज एक्ट है उसमें भी कहा गया है कि विवरण में शामिल जो भी विवरण है वो असत्य नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, तथा किसी ऐसे प्रसंग में नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई धोखे डालने वाला हो। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि कोई भी बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि भ्रम में डाले या किसी भी तरह से किसी भी मेन इम्पोर्टेंट जो कि किसी भी तरह का धोखा कर सकती है उस बात को छिपा रही हो। पूरी तरह से सत्य बातें होनी चाहिए और साफ और क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका असत्य कथन या फिर कोई मिथ्या वर्णन जो किया गया हो उससे रिलेटेड। लेकिन अगर इन केस किसी प्रोस्पेक्टस में इस तरह की कोई भी चीजें हैं और उसका कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा या फिर उसके संबंध में क्या अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं, आइए वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे कि कंपनी के विरुद्ध अंशधारियों का अधिकार। भाई अंशधारी जो हैं जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है तो उनके भी कुछ राइट्स होते हैं कि अगर उनके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी की गई, कोई फ्रॉड किया गया है तो उनको क्या राइट्स कंपनी अधिनियम के अनुसार दिए गए हैं, और साथ ही किन किन के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। जो संचालक होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि इन सबके हस्ताक्षर होते हैं, इन सबके साइन होते हैं जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये सभी उत्तरदायी होते हैं। साथ में दायित्व होता है तो दायित्व आपके दो तरह का हो जाएगा, दीवानी दायित्व होता है और आपराधिक दायित्व हो जाता है। आइए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कंपनी के विरुद्ध जो अंशधारियों का अधिकार रहता है तो अनुबंध को विखंडित कर सकती है। किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है अंशधारियों ने कंपनी के साथ, अगर इस बेसिस पे किया है कि असत्य कथन या मिथ्या वर्णन है तो उसको वो ब्रेक कर सकते हैं, उसको वो तोड़ सकते हैं। और साथ ही और कपट के लिए क्षतिपूर्ति, डैमेजेस फॉर फ्रॉड, इसमें रहता है कि यदि प्रकरण में असत्य कथन जानबूझ करके दिया गया है तो कपट के इरादे से ही दिया गया। एक होता है किसी बात को छुपाना, उसमें आपका उद्देश्य ये नहीं है कि सामने वाले के साथ आप कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर आपने कुछ इस तरह की चीजें छुपाई जिससे आपको पता है कि सामने वाले को नुकसान होगा तो वो फ्रॉड कहा जाता है। तो अगर फ्रॉड किया गया है तो वहां पर क्षतिपूर्ति की अगर बात करेंगे तो जो प्रतिभूति धारक होते हैं, सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं, वो न सिर्फ अनुबंध को विखंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बल्कि वो उस कपट के लिए क्षतिपूर्ति की भी वसूली की डिमांड कर सकते हैं कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसे भी लौटाया जाए। तो ये हो जाता है जो कंपनी के विरुद्ध अंशधारियों के अधिकार होंगे। फिर आ जाता है कि किन किन के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होगा, कौन कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कौन उत्तरदायी हो जाएगा, पहला होगा संचालक जो होंगे या फिर संचालक की तरह नामांकित किया जाने वाला व्यक्ति, संचालक जिनके हस्ताक्षर होंगे या फिर संचालक नहीं है लेकिन उनके जगह पर सिग्नेचर किए गए हैं या संचालक की तरह नामांकित किया गया उस व्यक्ति को, तो वो उत्तरदायी होगा। कंपनी का प्रवर्तक यानी कि जो प्रोस्पेक्टस होता है, क्योंकि जो कंपनी को हम सम्मिलित करा रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन करा रहे होते हैं कंपनी का, तो वहां पर जो प्रमोटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही सारे मेन डॉक्यूमेंट, मेन सारी जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, ये सब तैयार कराता है। तो वहां पर प्रोस्पेक्टस पर भी उसका जो प्रोस्पेक्टस तैयार होता है वहां पर भी उसका उत्तरदायित्व तो उतना ही बनता है। अगर उसे पता है कि किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा। और साथ ही जो विशेषज्ञ होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट अगर हायर किए गए हैं उन चीजों को देखने के लिए, तो वहां पर वो भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट साथ में लगती है, उनकी भी डिटेल्स साथ में प्रोस्पेक्टस के लगती हैं। क्योंकि भी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पढ़ाई थी तो वहां पर प्रोस्पेक्टस की विषय सामग्री कंटेंट बढ़ाया था, तो वहां पर विशेषज्ञ जो थे उनकी भी रिपोर्ट या उनकी भी इंफॉर्मेशन जो वो देंगे उससे रिलेटेड वो भी इंक्लूड की जाती है प्रोस्पेक्टस की विषय सामग्री में। तो यहाँ पर वो भी उत्तरदायी उतने ही माने जाते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया है कि किसका किसका उत्तरदायित्व तो बनता है। अब जो उत्तरदायित्व तो बन रहा है तो उसके लिए क्या उसको दंड दिया जाएगा या क्या क्षतिपूर्ति करनी होगी, तो ये देख लेते हैं। तो ये दो तरह से हो जाएगा, एक तो उसका दीवानी दायित्व बनते हैं, दूसरे बनते हैं आपराधिक दायित्व। उसमें जो दीवानी दायित्व होता है वो क्या रहेगा कि ऐसा हर व्यक्ति जो कि प्रोस्पेक्टस जब इशू किया गया था उस समय कंपनी का संचालक था वो उत्तरदायी होता है, और ऐसा हर व्यक्ति जिसने संचालक के रूप में अपना नाम जो था वो प्रोस्पेक्टस में सहमति के लिए दिया था, क्योंकि वहां पर एग्री करना पड़ता है, तो अगर एग्री करने के लिए दिया था तो वो भी उत्तरदायी रहता है। या फिर ऐसा हर व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तक होगा, या फिर ऐसा हर व्यक्ति जिसने प्रवर्तक को जारी किया जाना प्राधिकृत किया हो, या फिर कंपनी के बाकी के संचालक,
जो कि अन्य व्यक्ति जो कि निर्गमन के अधिकारी थे, ये सब उत्तरदायी होते हैं। या कभी कभी जो है इस क्षतिपूर्ति के लिए जो उनको जो कि असत्य कथन या मिथ्या वर्णन या कपट की वजह से हुई है अंशधारी को हानि, उसको चुकाने के लिए कभी कभी ये होता है कि अनुपातिक अंशदान भी देते हैं। जो भी व्यक्ति उत्तरदायी है उन सबका अनुपातिक रूप से कंट्रीब्यूशन भी करा जा सकता है, अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। फिर आ जाता है आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी। तो आपराधिक दायित्व कब बनता है? जबकि कुछ इस तरह का असत्य कथन या भ्रमात्मक कथन कहा गया है जो कि जानबूझ करके है, जिससे कि किसी तरह की हानि पहुंच रही है, या फिर जानबूझ के कुछ ऐसी बात इंक्लूड करने के लिए छोड़ दी गई है जिससे कि कोई कंफ्यूजन आ रही है, कोई किसी भी तरह का धोखा या फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए आपराधिक दायित्व बनता है। क्या दायित्व रहेगा कि दंड जो दिया जाएगा दोषी व्यक्ति को 6 महीने के लिए या फिर 10 वर्ष तक का कारावास या सजा दी जा सकती है उसे, या फिर जो क्षतिपूर्ति है उसके जो क्षति हुई है उसके बराबर या उसके 3 गुने तक, 3 टाइम्स तक उसका जो भी अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ सकता है। तो एक तरह से फाइन लगाया जाएगा। और बचाव की बात अगर हम करें कि उपरोक्त दंड उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता जो प्रमाणित कर देता है कि जो भी असत बात या असत कथन कहा गया था जिससे कि किसी तरह की क्षति हुई है उसमें उसका कोई भाग नहीं था, या वो इस बारे में नहीं जानता था, जानकारी नहीं रखता था, तो वो व्यक्ति इससे बच भी सकता है। तो ये हो जाता है कि किस तरह से एक अगर असत्य कथन कहा जाता है प्रकरण में, या कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ कपट की कोशिश की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, तो वहां पर कौन व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उन पर किस तरह का जुर्माना या अर्थदंड लगाया जा सकता है या फिर उनको सजा दी जा सकती है, और साथ ही जो अंशधारी होते हैं उनके कंपनी के विरुद्ध क्या इसके संबंध में अधिकार होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि स्थानापन्न प्रकरण क्या है और किस तरह से ये एक जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है, प्रकरण होता है, उससे भिन्न है। साथ ही असत्य कथन या फ्रॉड क्या होता है एक प्रोस्पेक्टस में और उसके संबंध में क्या दायित्व आते हैं, उसको किस तरह से निपटाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि अंश क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, उनके बारे में कितने तरह के होते हैं, कैसे निर्माण किया जाता है, आवंटन क्या होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।